हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। संगम युग से संबंधित आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। संगम युग जो है, संगम युग में ही संगम साहित्य की रचना हुई और संगम साहित्य जो है भारत के दक्षिण क्षेत्र से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित जो प्राचीन वंश हुए हैं उन्हीं से संबंधित यह इतिहास है। तो संगम युग और संगम युग के इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 469 नंबर फैक्ट है, संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ है साहित्य की सभा। तो देखिए, साहित्यकारों की सभा को संगम कहा जाता है। तो संगम जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है साहित्यकारों की सभा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संगम साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण के 3 प्रमुख राज्य पांड्य, चोल, चेर के उद्भव का विकास का विवरण मिलता है। तो देखिए, संगम साहित्य जो है 3 प्रमुख दक्षिणी सुदूर राज्यों में विकसित हुआ, जिनमें से एक पांड्य राज्य था, दूसरा चोल राज्य था, तीसरा चेर राज्य था। इन्हीं 3 राज्यों से जो है संगम साहित्य का उद्गम हुआ और संगम साहित्य का विकास भी हुआ। तो इन्हीं के उद्भव का काल जो है संगम साहित्य, संगम युग के नाम से जाना जाता है। तो संगम साहित्य में हमें सुदूर दक्षिण के 3 प्रमुख राज्य पांड्य, चोल, चेर के उद्भव का तथा विकास की जानकारी प्राप्त होती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संगम साहित्य में 3 संगम हुए। तो देखिए, संगम साहित्य के दौरान 3 संगमों के जो है आयोजन किया गया। तो ये 3 संगम कहाँ आयोजित किए गए और किसने किसने अध्यक्षता की उनको भी देख लेते हैं। प्रथम संगम मदुराई में हुआ था, जिसका अध्यक्ष ऋषि अगस्त थे। तो देखिए, प्रथम संगम का जो है आयोजन मदुराई नामक शहर में हुआ था, जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित शहर है और मदुराई को जो है त्योहारों का शहर भी कहते हैं। तो प्रथम संगम का आयोजन मदुराई शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने की थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ। तो देखिए, द्वितीय संगम जो हुआ कपाटपुरम में हुआ और इसकी अध्यक्षता अख्तियार एवं तोलकप्पियर ने की। तो देखिए, तोलकप्पियर एवं अख्तियार नामक 2 महान विद्वानों ने द्वितीय संगम कपाट की जो है अध्यक्षता की, द्वितीय संगम की अध्यक्षता थी और इसका आयोजन कपाटपुरम में हुआ। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। तृतीय संगम उत्तरी मदुरई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। तो देखिए, नक्कीरर तृतीय संगम के अध्यक्ष हुआ करते थे और उत्तरी मदुरई में तृतीय संगम आयोजित किया गया और द्वितीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति अगस्त ऋषि ने फैलाई। तो देखिए, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को फैलाने का श्रेय ऋषि अगस्त को जाता है, जो कि प्रथम संगम के अध्यक्ष भी थे। तो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को प्रसारित करने, फैलाने का जो श्रेय जाता है अगस्त ऋषि को जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संगम युग का समय लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक था। तो देखिए, संगम युग का जो है कार्यकाल या समय माना जाए तो कुल मिलाकर 600 सालों का रहा है, जो कि 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। ईसा के पूर्व 300 सालों से लेकर ईसा के बाद 300 सालों तक, कुल मिलाकर 600 सालों तक संगम युग का समय रहा है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। तो देखिए, जो चोल, चेर और पांड्य 3 राज्य थे संगम वंश के, और संगम राज्य जो 3 थे, तो पांड्य जो उनमें से राज्य था उसकी राजधानी जो है मदुरई थी। तो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चोरों की राजधानी उरैयूर थी। तो देखिए, जो चोर राजवंश था उनकी राजधानी जो है उरैयर थी। चोरों की राजकीय चिन्ह बाघ था। तो देखिए, जो चोर थे उनके राजकीय चिन्ह जो हुआ करता था वह बाघ हुआ करता था, तथा उनकी राजधानी की बात की जाए तो उरैयूर उनकी राजधानी हुआ करती थी। जबकि पांड्य शासकों की राजधानी की बात की जाए तो मदुरई पांड्य शासकों की राजधानी थी। मेगस्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया। तो मेगस्थनीज आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान राजदूत के रूप में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर, और उसने जो है सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। तो देखिए जो चेर, पांड्य, चोर तथा चेर राजवंश था। तो चेर राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था धनुष था, जबकि चोरों का राजकीय चिन्ह बाघ हुआ करता था। तो चेर राजवंशों का राजकीय चिन्ह धनुष था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पांड्यों का राजकीय चिन्ह मछली था। तो देखिए पांड्य जो राजा हुआ करते थे उनकी राजधानी मदुरै थी और उनका राजकीय चिन्ह मछली हुआ करता था। चेरों की बात की जाए तो उनका राजकीय चिन्ह धनुष हुआ करता था। उनकी राजधानी की बात किया जाए तो उनकी राजधानी को आगे पढ़ लेंगे। पांड्यों की राजकीय चिन्ह मछली था तथा पांड्य देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए जो पांड्य देश था उनका राजकीय, पांड्य देशों के जो राजा थे या पांड्यों का जो राजकीय चिन्ह था मछली हुआ करता था और पांड्य देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। यौन व्यापारियों की बस्तियां मुजरिस, पुहार, तोंडी में मिली थी। तो देखिए जो यौन व्यापारी हुआ करते थे उनकी बस्तियां जो है मुजरिस, पुहार, तोंडी में मिली हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सबसे शक्तिशाली चोल शासक करिकाल था। इसने कावेरी नदी पर लंबा बांध बनवाया था। तो देखिए सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो हुआ करता था उसका नाम करिकाल था और उसने कावेरी नदी पर लंबा बांध बनवाया था, एक बड़ा बांध बनवाया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानसून की खोज हिप्पोलस ने की। तो देखिए मानसून की खोज जो है हिप्पोलस ने की थी। मानसूनी प्रदेश के रूप में अपने भारत देश को भी मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ 4 महीने जमकर वर्षा होती है और उसके बाद गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। तो मानसून की खोज सर्वप्रथम हिप्पोलिस ने की थी। तो हिप्पोलस एक वैज्ञानिक हुआ करते थे या यूँ मान ले भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने मानसून की खोज की। हिप्पोलस नाम याद रखिएगा आप लोग। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संगम युग का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन था। तो देखिए जो संगम युग था, संगम युग का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हुआ करता था मुरुगन देवता सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हुआ करते थे संगम युग के। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संगम युग में मंदिर को नागर कहा जाता था। संगम युग की संस्कृति तमिल और आर्य संस्कृतियों का समन्वय है। तो देखिए संगम युग में जो है मंदिर जो बना करते थे उनको नागर कहा जाता था। संगम युग की संस्कृति तमिल भाषा की संस्कृति थी, तमिल संस्कृति थी संगम युग की संस्कृति, और आर्य संस्कृतियों का समन्वय था संगम युग। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अब गुप्त साम्राज्य जो हुआ है, गुप्त साम्राज्य से जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। इसे प्राचीन काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त युग को ही प्राचीन कालीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो देखिए गुप्त साम्राज्य था उसका उदय जो है 3री सदी के दौरान हुआ और ये प्रयाग के निकट कौशाम्बी नामक जो जिला है वहीं पर हुआ था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक की बात की जाए तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था और प्रथम शासक भी था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो देखिए श्रीगुप्त का जो पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, उसी को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने 319 ईस्वी से लेकर 330 ईस्वी तक राज्य किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने उस समय के प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया। तो देखिए जो चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का द्वितीय शासक था और वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का माना जाता है। उसने जो है प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। तो देखिए गुप्त संवत जो चलाने का श्रेय है गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। उसने 319-320 ईस्वी के दौरान गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया जो कि 319-320 ईस्वी के दौरान चला गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो देखिए गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की वह चंद्रगुप्त प्रथम ही था और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है।
समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारा देवी का पुत्र हुआ करता था और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना, और उत्तराधिकारी जब समुद्रगुप्त बन गया तो चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। समुद्रगुप्त 330 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। तो देखिए 319 ईस्वी से 330 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया गुप्त वंश के दौरान। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इसने 330 ईस्वी में जो है अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर गुप्त वंश की बागडोर संभाली। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। समुद्रगुप्त आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी शासक था। तो देखिए समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है वैलेंटाइन सिरोल ने। तो समुद्रगुप्त एक आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी शासक हुआ करता था। यह अपने राज्य का विस्तार करने के बारे में सोचता ही रहता था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। इसीलिए समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक माना जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेर था। हरिशेर ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो रचना है वो हरिशेर की है, और हरिशेर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था। तो हरिशेर का संबंध समुद्रगुप्त से है, और यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था, और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यव्रत के 9 शासकों को पराजित किया। तो देखिए समुद्रगुप्त गुप्त शासक था जिसने जो है उत्तर भारत के आर्यव्रत के 9 शासकों को जो है पराजित किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा। तो देखिए विसेंट स्मिथ एक विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। थोड़ी देर पहले मैंने वैलेंटाइन सिरोल बोल दिया था, वह गलत है दोस्तों। यह सही हो जाएगा कि विसेंट स्मिथ जो हुए हैं विद्वान, उनके द्वारा ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो देखिए श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन, उसने समुद्रगुप्त से एक बौद्ध मंदिर बनवाने की जो है गया बिहार है, वहाँ पर बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा, जो 380 से 315 ईस्वी तक राज करता है। तो देखिए श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र जो हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, और यह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी पर बैठा, और इसने 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक राज किया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष चांदी के सिक्के जारी किए। देखिए यहाँ सापों नहीं होना चाहिए, शकों होना चाहिए। इसे शकार भी कहा जाता है क्योंकि इसने शकों को पराजित किया था। तो शकों को पराजित करने की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जलाए थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक था उसकी पुत्री प्रभावती गुप्त थी, उसका विवाह उसने वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। यह सवाल तो बार बार परीक्षाओं में बनता है। यह सवाल इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज की क्लास का। तो यह सवाल आप लोग याद रखिएगा कि फाहियान जो चीनी यात्री था किसके शासनकाल के दौरान आया था। तो गुप्त शासनकाल के दौरान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जब शासन चल रहा था उसी के दौरान फाहियान भारत आया था, और यह एक चीनी यात्री है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त 415 से लेकर 455 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो राजा था उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त हुआ, और कुमारगुप्त ने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया गुप्त वंश की गद्दी पर। कुमारगुप्त की 623 मुद्राएं बयान मृदभांड से मिली हैं। तो देखिए बयान मृदभांड है, उससे जो है कुमारगुप्त की 623 मुद्राएं मिली हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली थी। तो देखिए मयूर मुद्रा शैली जो थी कुमारगुप्त की वह विशेष शैली थी।
तो कुमारगुप्त की शैली थी, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त की शैली मयूर मुद्रा शैली विशेष शैली थी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो देखिए अश्वमेध यज्ञ जो है कुमारगुप्त शासक ने कराया था। यह गुप्त वंश का शासक था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो है उत्तराधिकारी था। और कुमारगुप्त के सिक्कों से यह जानकारी मिलती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य तथा अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण की। तो देखिए अश्वमेध यज्ञ भी कुमारगुप्त ने आयोजित करवाया, संपन्न करवाया और उसने उपाधि के रूप में महेंद्रादित्य तथा अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण की। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण शुक्रादित्य ने कराया था। तो ह्वेनसांग जो चीनी यात्री हुआ जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था और बौद्ध शिक्षा भी ग्रहण की इसने, और इसके अनुसार जो नालंदा बौद्ध विहार था उसका निर्माण शुक्रादित्य ने कराया था। शक्रादित्य के द्वारा नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया था, ऐसा ह्वेनसांग का कहना था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासनकाल के दौरान ही हुई और गुप्त शासक जो हुए हैं कुमारगुप्त, उन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महान बौद्ध कहा जाता है। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका उपनाम है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। तो यह सवाल आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा नया है तो इसको थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा। तो देखिए जो कुमारगुप्त गुप्त शासक था उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना और स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक गुप्त वंश इस गद्दी पर बैठा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही हुड़ों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो देखिए हुड़ों का आक्रमण जो है किस गुप्तकालीन शासक के दौरान हुआ। तो स्कंदगुप्त जो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था उसी के शासनकाल के दौरान जो है हुड़ों का आक्रमण हुआ और स्कंदगुप्त ने हुड़ों को जो है पराजित भी किया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को मलेच्छ कहा गया है। तो देखिए हुड़ों को मलेच्छ कहा गया है, यह किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे जो है यह जानकारी मिलती है कि जो हुड़ हुए हैं उनको मलेच्छ कहा गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था। तो देखिए हुड़ राजा जो हुआ करता था उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ हुड़ों में, उनका राजा हुआ है तोरमाड़। तो तोरमाड़ हुड़ों का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। तो देखिए गिरनार गुजरात में स्थित पर्वत है, उसमें जो है सुदर्शन झील का निर्माण या पुनर्निर्माण की बात की जाए, निर्माण नहीं कहेंगे, पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण गिरनार पर्वत में जो स्थित है उसका पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। काहौम अभिलेख में विदित है कि स्कंदगुप्त की उपाधि शक्रादित्य था। तो देखिए काहौम अभिलेख से विदित है कि स्कंदगुप्त की उपाधि शक्रादित्य थी। तो देखिए स्कंदगुप्त ने एक उपाधि ली थी शक्रादित्य की और काहौम अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर क्रमादित्य उपाधि मिलती है। तो देखिए क्रमादित्य की उपाधि जो है स्कंदगुप्त ने ली और स्कंदगुप्त की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनसे यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर चक्रपालित ने बनवाया। तो देखिए सुदर्शन झील है जो उसके किनारे पर विष्णु मंदिर स्थित है, उसका निर्माण चक्रपालित ने करवाया था। चक्रपालित नामक व्यक्ति ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो देखिए गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। जैसे ही गुप्त वंश ने राज कर लिया और उसके बाद अंतिम शासक की बात आई तो अंतिम शासक जो है गुप्त वंश का विष्णुगुप्त हुआ। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गुप्त साम्राज्य के पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को
कुमारामात्य कहा जाता था। तो देखिए, जो गुप्त साम्राज्य के दौरान जो पदाधिकारी हुआ करते थे, उन पदाधिकारियों में जो सर्वश्रेष्ठ वर्ग के पदाधिकारी थे उनको कुमारामात्य कहा जाता था। कुमारामात्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुआ करते थे गुप्त शासनकाल के। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। गुप्त काल के नगर का मुख्य अधिकारी पुरपाल होता था तथा भू राजस्व 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक लिया जाता था। तो देखिए, गुप्त शासनकाल के दौरान नगर का जो मुख्य अधिकारी है उसको पुरपाल के नाम से जाना जाता था। और भू राजस्व की बात की जाए तो गुप्त काल के दौरान 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक गुप्त काल के दौरान भू राजस्व लिया जाता था। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।